हेलो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एंड आई होप whatever the mistake that you made in the year 2022 do not repeat it in the year 2023। ठीक है, ताकि ईयर बदला क्या, कैलेंडर घर का बदला है। ठीक है, अगर हालात बदलना है तो आपको कुछ एक्शन लेना होगा, खामोशी से आपको अपने प्रति मेहनत करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण। ठीक है ना, बेसिकली अगर ये चैप्टर ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि अगर बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में यानी नेचर के बारे में, उसके लॉ के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत में आता है। तो ऑलरेडी आपको फिजिक्स के बारे में बताए थे। ठीक है, कुछ केमिकल्स वगैरह के बारे में, जैसे ओजोन के बारे में जब चर्चा करेंगे, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो केमिस्ट्री का भी कंपोनेंट है। अब बायोलॉजी कहने का मतलब क्योंकि फूड के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक दूसरे से लिंकअप होता है, समझ गए ना, इसीलिए इस चैप्टर में तीनों कंपोनेंट शामिल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, साइंस का ऑल कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट कहते किसको हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन होता है, अगर आपको इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जाए, इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जाए तो सिंपली कहते हैं द सराउंडिंग इन विच ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, सराउंडिंग इन विच ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। ठीक है, वैसा वातावरण या वैसा चारों तरफ का क्षेत्र जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद एक टर्म आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम क्या होता है, तो देखो सबसे पहले जितना भी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या, चारों तरफ के घिरा हुआ जो क्षेत्र हो गया, हमारा जो सराउंडिंग है, जहां कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, उसको इन्वायरमेंट कहते हैं, वातावरण कहते हैं। अब इन्वायरमेंट में ना दो तरह के मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट। तो देखो बायोटिक कंपोनेंट लिविंग कंपोनेंट को कहा जाता है, अबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग को कहते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिएगा यहां पे क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम है क्या। तो इकोसिस्टम के बारे में बताया जाता है द बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट दैट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, that interact with each other to survive, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है सरवाइव रहने के लिए, इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे अगर बोलेंगे कैसे, हमको एग्जाम्पल से समझाइए, तो एग्जाम्पल के लिए लेकर के चलो। अगर हम लोग बोलते हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कीजिएगा, प्लांट्स के बारे में बात कीजिएगा, एनिमल्स के बारे में बात कीजिएगा, तो ये सब हमारे कंपोनेंट माने वातावरण के लिविंग कंपोनेंट है। तो लिविंग कंपोनेंट है, तो ये जो लिविंग कंपोनेंट होता है, लिविंग कंपोनेंट, इसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा बायोटिक कंपोनेंट। इसी प्रकार से अगर आपके बारे में बोला जाए, यहाँ पे सॉइल के बारे में बोला जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोला जाए, ठीक है, इसी तरह से वाटर के बारे में बोला जाए, तो ये सारा चीज हो जाता है हमारा अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट है ना, यानी इसको हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है ना, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, ये नॉन लिविंग है हमारा। तो जब ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो इसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा, तुमको पता है बाबू, ग्रीन प्लांट्स जो होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तो ई फोटोसिंथेसिस में इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है, पता है कि नहीं, क्योंकि देखो चार चीज है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये चारों चीज रहेगा तो वही पेड़ पौधा भोजन बनाएगा। अब पेड़ पौधा भोजन बनाता है तो ग्लूकोज का निर्माण करता है, वही स्टोर के फॉर्म में स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, वही फिर इंटरेक्शन होता है, तब जाकर के हम लोग कंज्यूम कर पाते हैं। तो ये समझ में आया इन्वायरमेंट क्या है। इसके बाद इन्वायरमेंट में फिर इकोसिस्टम। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, सराउंडिंग को हम लोग इन्वायरमेंट कह देंगे, बस सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। लेकिन सराउंडिंग वैसा जहां दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, लिविंग एंड नॉन लिविंग में। जैसे देखो लिविंग नॉन लिविंग पे डिपेंड है, तो कैसे, तो अभी तो बताएं, जैसे प्लांट वगैरह है तो वहां पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन लिविंग है, सनलाइट चाहिए, नॉन लिविंग है कि नहीं है, सनलाइट कुछ
कुछ लिविंग है, बताओ। तो ये सारा चीज दोनों के बीच में जब तालमेल रहता है, इंटरेक्शन चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट, कौन कौन, बायोटिक, ए बायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, तो जितना भी लिविंग कंपोनेंट होता है इन्वायरमेंट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। और जितना भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है उसको क्या कहते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में अगर बात करें मेन टॉपिक आता हमारा 10% लो है, ओजोन वगैरह है, ठीक है ना, उसी को ज्यादा फोकस करना है। ये सारा चीज में अभी हम लोग का कुछ नहीं। इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक पढ़ना है ना, बायोटिक एंड एबायोटिक। अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि बायोटिक कंपोनेंट में 3 मेन हिस्सा के बारे में बताइए, देख अगर तुमको आ गया, पहले देखो एकदम चार्ट से समझ जाओ इसको। इकोसिस्टम ऐसे चार्ट बनाएगा तुम, ठीक है। इसके बाद ए इकोसिस्टम के 2 क्लासिफिकेशन करना, एक का नाम है हमारा बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट। और सेकंड जो हमारा हो गया अबायोटिक कंपोनेंट हो गया, अबायोटिक कंपोनेंट। अब देखो इस बायोटिक कंपोनेंट को बेसिकली एकरा में 3 मेन चीज आ जाता है, याद रखेंगे। इसमें सबसे पहला आ जाता है प्लांट्स, इसके बाद आ गया एनिमल्स, एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग शामिल रहेगा, और थर्ड में इसमें आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक क्लासिफिकेशन होता है बायोटिक का। जबकि ए बायोटिक में बात करेंगे तो एयर, वाटर, सनलाइट। सनलाइट कोई दिक्कत, यही है हमारा, खत्म। इसके बाद हमारा सवाल आता है किस चीज से, फूड चेन से। फूड चेन क्या होता है, देखो चेन का मतलब क्या होता है, क्रम, साइकिल, ठीक है ना। चेन का मतलब होता है साइकिल, क्रम। जब ऐसा मतलब फूड चेन क्या कह सकते हैं, द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म, from one organism to another, from one organism to another। जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है एनर्जी का, उसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए ग्रास है, ठीक है, तो ई ग्रास को ठूसेगा कौन, गोट, बकरी, ठीक है। ई बकरी को ठूस गया लायन, बताओ, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हुआ कि नहीं, ग्रास का एनर्जी केकरा में गया, गोट में, और गोट का एनर्जी किस में गया, लायन में। तो ये क्या है, फूड चेन, यानी क्रम है, समझ गए ना। यही बता द सीक्वेंस ऑफ, ऐसा श्रेणी, सीक्वेंस का मतलब होता है श्रेणी, जेकरा में ट्रांसफर होता है एनर्जी का, कहां से, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और इसी को पता है बाबू, आगे जाकर के ट्रॉफिक लेवल भी बोला जाता है। ट्रॉफिक लेवल, इसका डेफिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, ठीक है। इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए इन्वायरमेंट बता दिया, सिंपल याद रखना, जो सराउंडिंग है उसको इन्वायरमेंट कहेंगे, ठीक है। सराउंडिंग को हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं, सराउंडिंग को इन्वायरमेंट कहते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है हमारा जिसको कहा जाता है फूड वेब, है ना। फूड चेन और फूड वेब में अंतर समझो क्या है, कभी कभी परीक्षा में पूछ देगा। याद रखना, फूड चेन में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब कौची, बकरी में से एनर्जी घास में आएगा, बताओ, नहीं। यानी ग्रास को कंज्यूम करेगा तो बकरी में एनर्जी जा सकता है, बकरी को कंज्यूम किया लायन तो बकरी से एनर्जी लायन में जा सकता है, लेकिन लायन से एनर्जी आएगा बकरी में, बताओ तो, चांस नहीं है। बकरी का एनर्जी घास में आएगा, नहीं, इसीलिए बोला जाता है यूनिडायरेक्शनल। समझ में आया, ये जो होता है फूड चेन, इट इज यूनिडायरेक्शनल, माने एक ही दिशा में, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ पे यही एक चैप्टर है ना जहाँ पे थोड़ा सा भी दिमाग लगा करके ना प्योर मार्क्स ऑब्टेन कर लीजिए, क्योंकि बोले ना एकरा में मेन एक एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 10% लो, लेकिन किताब है तो हम पूरा टॉपिक को डिस्कस कर देते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं फूड वेब। क्या बोला जाता है, फूड वेब। ये क्या है समझो, ठीक है। फूड वेब किसको कहते हैं, तो इसका सिंपल डेफिनेशन होता है ग्रुप ऑफ फूड चेन टुगेदर, ग्रुप ऑफ फूड चेन टुगेदर, चेन टुगेदर, टुगेदर, है ना, इज कॉल्ड फूड वेब, इज कॉल्ड फूड वेब, है ना। सिंपल सा डेफिनेशन है ना। ढेर सारा फूड चेन के जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फूड वेब। बोले भैया फूड चेन का समूह, तो जैसे देखो मान लो प्लांट है,
ठीक है, यानी ग्रास हो गया, ठीक है, ग्रास लिखते हैं, प्लांट अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। मान लो ग्रास है, ठीक है, इसको खाया कौन? गोट। गोट के खाता है कौन? लायन, ठीक है, एक ही हो गया। यही ग्रास है, इसको कंज्यूम करेगा डियर, इसी को कंज्यूम करता है लायन, ठीक है। यही ग्रास है, तो मान लो ग्रास को ग्रास जो है कंजप्शन करवाया गया इंसेक्ट के द्वारा, इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक, ठीक है, और इसको फिर हॉक, ठीक है कि नहीं। माने इसी तरह से माने ढेर सारा फूड चेन का जब ग्रुप होता है, जिस प्रकार से व्हाट इज टिश्यू, द ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल इज कॉल्ड टिश्यू। इसी प्रकार से जब फूड चेन एक सिंगल क्रम होता है, देखो इसमें बताए हैं द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना, ठीक है ना। साइकिल में होता है क्या कि पूरा वाटर साइकिल माने पूरा वही प्रोसेस हो, लेकिन यहाँ पे चेन है माने क्रम, उससे जुड़ा। साइकिल का चेन नहीं देखे हैं, वो चेन रहता है, एक दूसरे से लिंकअप रहता है, तब ना जाकर के वो पूरा गाड़ी को रोटेट करवाता है, साइकिल को रोटेट करवाता है। उसी तरह से यहाँ क्या है, ग्रास से एनर्जी गया गोट में, गोट से एनर्जी गया लायन में, तो यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है ना। याद रखना, ये टर्म हमेशा याद रखना, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं इसको बाबू, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन की ओर फ्लो करेगा एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं जब ढेर सारा फूड चेन एक जगह हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? फूड वेव, ठीक है ना। द कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ फूड चेन टुगेदर इज कॉल्ड फूड वेव, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आ जाइए, हम लोग जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे वो है 10% लॉ, ठीक है। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि विच इज नोन एज अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक बार और सवाल आया, पता है कुछ ही, व्हाट विल हैपन व्हेन ऑल द गॉड्स आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ? क्या होगा जब गॉड पूरा धरती से खत्म हो जाए? क्या होगा जब पूरा लायन खत्म हो जाए धरती से? तो तुमको पता है ना, देयर विल बी इनबैलेंस इन इन्वायरमेंट, है ना। इन्वायरमेंट में यानी हमारे वातावरण में क्या होगा? अनबैलेंस हो जाएगा, इनबैलेंसमेंट हो जाएगा, माने बैलेंस नहीं रहेगा। क्योंकि देखो हर चीज का संतुलित है ना। अगर मान लो कि धरती पर बकरी ही ना रहे तो ग्रास की संख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पूरा पर्याप्त मात्रा में ग्रास बढ़ जाएगा। अच्छा, जब ग्रास बढ़ेगा तो ये सब फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है, पूरा डिमांड उसका हो जाएगा तो उसका लेवल भी घट सकता है इधर से उधर। अच्छा, इसके बाद लायन जो कंजप्शन करता है तो लायन का भी हालत खराब हो जाएगा, बकरी मिलेगा नहीं कंजप्शन के लिए, समझ रहे हैं। तो अगर कोई भी होगा, कोई भी डिस्टर्ब होगा, तो इसी तरीका से अगर एक बार इसी बोर्ड में परीक्षा पूछ दिया था कि व्हाट विल हैपन व्हेन ऑल द लायंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द फूड चेन, क्या होगा जब जितना भी फूड चेन उसे लायन को हटा दिया जाए? तो लायन को जब हटा देंगे तो गोट का संख्या बढ़ जाएगा, और जब गोट की संख्या बढ़ेगा तो ग्रास का पूरा ओवर ग्रेजिंग होगा, और ओवर ग्रेजिंग के चक्कर में क्या होगा कि पूरा जमीन बर्बाद हो जाएगा। नहीं, अब मान लो, तुमको तो पता ना जी कि जैसे ग्रास वगैरह लगा हुआ है तो ये क्या होता है, इसका रूट जो होता है सॉइल को जकड़ करके रखता है, जो सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करता है। इन केस क्या हुआ कि जैसे ढेर सारा बकरी आ जाए, इस सब बकरिया क्या करेगा, इसको चढ़ जाएगा, ठीक है ना। कैसे चढ़ जाएगा? काहे कि लोल्हा के चिबावे वाला कोई है नहीं है ना, लायन है नहीं है, तो लायन तो है नहीं, तो खाली बकरी, ई बकरिया क्या करेगा, घासे पे खाली फिदा रहेगा। अब जहां जितना घास है उसको ओवर ग्रेज कर जाएगा तो ग्राउंड को फिर दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा? इसी तरह इसका तो याद रखेंगे, जब भी कोई भी अगर आपसे सवाल करे कि कोई भी फूड चेन का क्रम में से किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा इकोसिस्टम का, ठीक है। कोई दिक्कत? ये याद रखेंगे। चलिए आ जाइए, इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि विच इज नोन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी सवाल पूछा जाता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? तो सन को कहते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब क्यों कहते हैं इसके बारे में भी समझिएगा, है ना। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं सन को, ये भी हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे 10% लॉ, बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए 10% लॉ। इसके बाद ओजोन के बारे में, वेस्ट डिस्पोजल के 4 मेथड के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। देखो, अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग सन कहते हैं बाबू, सन, है ना। मेन सन को कहा जाता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, माने मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यही है। कारण क्या होता है, ध्यान देंगे, है ना। कारण क्या है सन को अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी कहने के लिए? इसके पीछे 2 मेन कारण है। देखो, जितना भी
पेड़ पौधा है, माने जितना भी प्लांट्स है, आपको याद रखेंगे प्लांट्स को दूसरा नाम है प्रोड्यूसर। क्या नाम है? प्रोड्यूसर, क्योंकि यही भोजन वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो देखो प्लांट जो होता है ना, ये प्लांट क्या करता है बउआ, सन का जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन का जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इस सोर्स ऑफ एनर्जी का नाम है लाइट एनर्जी। कौन सा एनर्जी? लाइट एनर्जी। देखो बाबू एकदम कॉन्सेप्ट बनाओ, 10वां के बच्चा है, माइंड में कॉन्सेप्ट रहेगा, इसके बाद ऑटोमेटिक आप जैसे परीक्षा में जाइएगा वहां आप सीक्वेंस बना करके आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए। तो यहां पे लाइट एनर्जी, सूरज का जो मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी। ये करवा देना, लाइट से फिर हीट होता है, क्योंकि तुम पढ़ा ना जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, हमेशा ट्रांसफर होता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो सन का जो मेन एनर्जी है वो लाइट एनर्जी। और ये क्या करता है, एकरा में तुमको पता है ना कि जो भी प्लांट है अगर ये हरा कलर के है तो एकरा पास जो लीफ पाया जाता है, एकरा में क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसको ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। ये ग्रीन पिगमेंट कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी को कौन सा एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। कौन सा एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। और जब केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है। याद रखेंगे पेड़ पौधा जब फोटोसिंथेसिस करेगा तब बनाएगा कौची? ग्लूकोज। स्टोर करके रखता है वो कौची है? स्टार्च, है ना। यही स्टार्च के तौर पे जो भोजन रखता है ये हम लोग ठूसते हैं, ठीक है ना। और जो भी कंपोनेंट है इसमें, इसी से आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, है ना। जैसे ठंडा के दिन है ना, अभी आदमी पानी कम पीना शुरू कर देता है, तो इस केस में बोला जाता है सलाद का सेवन कीजिए ताकि वाटर का जो लेवल है वो बॉडी में मेंटेन रहेगा। समझ गया ना, नहीं तो तरह तरह के बीमारी वगैरह हो सकता है। तो सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं, समझ में आया। जितना भी प्लांट है वो क्या करता है, सूरज से सनलाइट का एनर्जी लेकर के कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। और जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो ये केमिकल एनर्जी फिर क्या करता है ना, वो अपना ग्लूकोज बनाता है। ये हो गया फूड प्रिपेयर्ड, ये हो गया फूड प्रिपेयर्ड। किसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया गया? तो प्लांट के द्वारा। ये केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे याद रखेंगे तो उसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। इसको ग्रीन पिगमेंट कहते हैं जो कन्वर्ट कर देता है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी में तो ये स्टोर्ड फूड हो जाता है, स्टोर्ड फूड, है ना। रिप्रोडक्शन जब पढ़ा रहे थे ये सेक्सुअल में बताए थे, आलू जो मोटा फूला वाला स्ट्रक्चर है ना, उसी में स्टोर्ड फूड के तौर पे पाया जाता है इसमें। चलिए यही कॉन्सेप्ट था सन के वगैरह में, सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं। इसके बाद आ जाइए, ई चैप्टर एकदम आसान है, आ जाओ देखो ध्यान दो दम इधर। ई नहीं समझेगा तो बोक्का है तो नहीं। 10% लॉ, ई मेन टॉपिक है इस चैप्टर के। 10% लॉ क्या कहता है, इसको समझिएगा। कहता है ईट स्टेट डैट, यह बताता है कि ईट स्टेट डैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी, 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। इन फूड चेन माने कोई भी फूड चेन में सिर्फ उसका 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होता है, जबकि 90% जो एनर्जी है वो खुद के बॉडी सेल का रिपेयर में, खुद का डेवलपमेंट में कंजप्शन करवाया जाता है। याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू 10% लॉ इट स्टेट दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द ट्रॉपिक लेवल। 10% ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है ट्रॉपिक लेवल में। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम आपसे बात करें तो मान लो कि कोई प्लांट है बउआ, कोई प्लांट्स है, ठीक है ना। और इस प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं ग्रास के, ठीक है, और इसको कंजप्शन किया गोट, है ना। और गोट का जब कंजप्शन किया जाता है किसके द्वारा? लायन के द्वारा। तब मान ले कि प्लांट जो है इसके पास एनर्जी जो है 10,000 जूल है, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, 10,000 जूल। तो इसका 90% खुद का डेवलपमेंट करेगा, ठीक है ना। और इसका 10% गोट में एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो अब यहाँ पे समझिए, पहले बात को समझिएगा। यहां पे अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दे, है ना, एनर्जी समझेंगे, इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट टू गोट, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट टू गोट कितना होगा? क्या हुआ, दिक्कत है? दिक्कत रहेगा तो बोलना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे
एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम, है ना, कितना, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट टू गोट, है ना, प्लांट से गोट में जो जाएगा एनर्जी, प्लांट टू गोट, ठीक है। तो देखो 10% लोग क्या कहता है कि इसका 10% जाएगा जी, तो कितना है प्लांट में, तो प्लांट का एनर्जी गुना 10%, यही होता है। तो 10% का मतलब कुछ, प्लांट का एनर्जी गुना 10/100, यही ना होगा। तब यहाँ पे कितना है प्लांट का एनर्जी, तुम देखो 10,000 जूल, 10,000 जूल इंटू 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया, 1,000 जूल, ठीक है। किस में आ गया, ई बकरिया में 1,000, 1,000 है, 100 है, 1,000 होगा ना, एक मिनट दे, सॉरी मिस्टेक होल है, हाँ 1,000 जूल, ठीक है। हाँ नहीं ठीक तो है ना, एक का, अच्छा 1 2 नहीं तो 10,000 मैंने नहीं लिखा ना, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 अब हुआ, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो यहाँ पे 2 जीरो और 1 जीरो, तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1,000 जूल तो है, ठीक है। तो 1,000 जूल कहाँ पे आया, गोट में, ठीक है ना, खसी में। इसके बाद देखो ई गोट का कंजप्शन किया लायन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे, सॉरी हो गया होगा, चलो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम केकरा, बकरी से लायन में, बकरी टू शेर, है ना। अब एकरा में जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे देख लेना क्या होगा, तो एनर्जी ऑफ बकरिया, है ना, गुना 10% यानी 10/100। तो अब यहाँ पे देखो गोट का एनर्जी कितना है, 1,000 जूल, गुना 10%, है ना, तो 10/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो घरे चल गया, 10 दहा के 100 जूल केकरा पास बचेगा, लायन के पास। समझ में आया, यही है एनर्जी। 10% लो, सिंपल सा स्टेटमेंट, इट स्टेट दैट, ये क्या कहता है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन, किसी भी फूड चेन में सिर्फ 10% ही एनर्जी जाता है। यही चलते पता है पवन क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, व्हाई द फूड चेन कैन नॉट बी गो लॉन्गर, काहे ज्यादा तक नहीं जा सकता है, तो ज्यादा तक नहीं जाएगा बाबू, क्योंकि आगे जाकर के एनर्जी नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो वो ऑर्गेनिज्म के एनर्जी नहीं बचेगा तो सर्वाइव कैसे कर पाएगा, समझ रहे हो। ये चलते फूड चेन ज्यादा लंबा नहीं मेंटेन हो पाता है। 3 ऑर्गेनिज्म 4 ऑर्गेनिज्म हार्डली, कभी कभी 5 को दे सकते हैं बस, रेयरे में। तो ये याद रखेंगे 10% लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट, है ना, यह बताता है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल इन द फूड चेन। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के तैयारी कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या होगा, है ना, अगर मतलब यहाँ से सवाल आ सकता है कि क्या होगा 2 या 4 से ज़्यादा अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी फूड चेन में है तो क्या होगा दिक्कत, तो ज़्यादा एनर्जी बच ही नहीं पाता है जो उसको ट्रांसफर करे। इसीलिए फूड चेन का जो भी ऑर्गेनिज्म में जब रहेगा तो 3 से 4 ऑर्गेनिज्म काफ़ी होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है बैलेंस इन द इकोसिस्टम, बैलेंस इन इकोसिस्टम नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है। तो बैलेंस इन इकोसिस्टम में हम लोग को कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसमें देखो हम ऑलरेडी बता दिए कि कैसे बैलेंस को मेंटेन रखना है। तो सब प्लांट वगैरह है वो भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए धरती पे, ये ना कि उसका भी संख्या कम है, तो संख्या अगर कमेगा तो उधर भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, समस्या हो जाएगा। तो अब देखो नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अब बैलेंस इन इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस कैसे मेंटेन होता है। तो इकोसिस्टम में बैलेंस अगर मेंटेन करने के बारे में बात करेगा तो यहाँ पे अगर सब ऑर्गेनिज्म सफिशिएंट में है, जितना भी प्लांट्स हो रहा है, प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स हो गया, प्लस जितना भी ऑर्गेनिज्म है जो फूड चेन में शामिल है, जितना भी ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन में शामिल है वो सब का प्रॉपर केयर हो रहा है, यानी देयर नंबर शुड बी फिक्स्ड, देयर नंबर शुड बी मेंटेन, नंबर शुड बी मेंटेन, इसका जितना भी संख्या है ये सब मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के क्या होगा, वातावरण में सरवाइव कर पाएगा। नहीं तो अगर ये मेंटेन नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं इनबैलेंस, जैसे बोले तो बकरी का संख्या कमा दो, चाहे लायन के ख़त्म कर दो धरती पे, तो अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन कंपोनेंट होता है
इसके बाद हम लोग को देखना है मेन टॉपिक, उसको बोलते हैं, छोटा सा एक टॉपिक है जिसका नाम है हम लोग का प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए वेस्टेज कितने तरह के होते हैं। आ जाओ, छोटा छोटा टॉपिक है। इसके बाद लास्ट हमारा है ओजोन, ठीक है, क्या बोलेंगे लास्ट में, ओजोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इधर ध्यान देंगे, आ जाइए। वेस्टेज दो तरह के बउआ याद रखना, एक का नाम है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, और एक का नाम है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। देखो वैसा वेस्टेज है ना, वैसा वेस्टेज, द टाइप ऑफ वेस्ट विच गेट ब्रोकन डाउन बाय सिंपल ऑर्गेनिज्म, ब्रोकन डाउन बाय सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये टूट जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। याद रखेंगे जब सिंपल में टूट जाएगा तो यहाँ पे तुमको एक बात और ध्यान देना है कि जब सिंपलर में टूट जाता है तो ये हार्मलेस कंपोनेंट में टूटता है। कैसा में? हार्मलेस कंपोनेंट में टूटता है। ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है, कंपोनेंट में टूटता है। और ना ये हमारे जैसे कि इसमें जैसे कि कौन कौन आ सकता है, तो काउ डंक, गोबर हो गया, पेपर हो गया, ठीक है ना, गोबर हो गया, पेपर हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गया, है ना, सब्जी का जो छिलका वगैरह है, वेजिटेबल पील्स वगैरह, ये सारा चीज किसमें शामिल हो जाता है? तो बायोडिग्रेडेबल में। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के बारे में बताया जाता है द टाइप ऑफ वेस्टेज विच कैन नॉट बी इजिली ब्रोकन डाउन, cannot be easily broken down by microorganism, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब आसानी से इसको नहीं तोड़ सकते हैं तो ये हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाता है। एग्जाम्पल में जितना भी इनऑर्गेनिक वेस्टेज है, जैसे कि अगर इसमें बात करते हैं प्लास्टिक के बारे में, ठीक है ना, प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं, जितना मेटल्स वगैरह है ये हाली डिकम्पोज नहीं हो सकता है, समझ गए ना। मतलब ये सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सिंपल पीसेज में नहीं टूट सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो याद रखेंगे वेस्टेज के तरह के, दो तरह के, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कौची है प्रॉब्लम रिलेटेड टू द वेस्ट डिस्पोजल, है ना। वेस्ट डिस्पोजल के लिए हम लोग को क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, ये ध्यान देंगे, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल, अभी घर में तुम लोग रखे हो ना, कचरा के लिए दो गो रहेगा, सूखा एगो अलगे है, ओकर प्रचार देता है, लगता है टीविया में, है ना, किट्टू बैठ जाता है जाके बाल्टी में, ठीक है ना, वो हटवे नहीं करता है, ठीक है। हम वो फोटो याद देख के कंफ्यूज हो लगा सब का बैठल है दिन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेन है। अब हम लोग को जो टॉपिक देखना है उसके बारे में हम बताते हैं आपको। चलिए, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। अब यहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल के पीछे हम लोग का कौन कौन सा स्टेप है? वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल, है ना, डिस्पोजल, इसके साथ कौन कौन सा, किसके साथ आपको डील करना पड़ेगा, ध्यान दो इधर, बात नहीं, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल में कौन कौन सा स्टेप शामिल करना है? तो सबसे पहला हमारा आता है एकरा में रिड्यूस, ठीक है, फिर आता है रिसाइकल, फिर आता है रीयूज, और फिर है रिकवर, ठीक है। ये 4 स्टेप होता है वेस्ट डिस्पोजल के लिए। चलो देखो इधर, है ना, 4 स्टेप फॉर द वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट का डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, इसमें 4 कॉमन मेथड के बारे में। तो सबसे पहला है रिड्यूस, ठीक है, फिर है रिसाइकल, फिर है रीयूज, और फिर है रिकवर। रिड्यूस का मतलब समझ रहे हो क्या है? किसी भी चीज का जैसे जरूरत है तो उसको कम कर दीजिए, उसका रिक्वायरमेंट कम कर दीजिए, तो ये रिड्यूस हो गया। रिसाइकल क्या होता है? तो किसी भी चीज को, है ना, पुनः उसका निर्माण करना रिसाइकल कहलाता है। जैसे कि कबाड़ी वाला आता है ना, वो सब देखते हैं, सारा चीज जितना भी वेस्ट वगैरह है उसको, रैक पीकर वगैरह जो रहता है वो सारा चीज लेकर के चला जाता है, उसको रिसाइकल करवाता है, पेपर वगैरह ये सारा चीज, ठीक है। और रीयूज का मतलब क्या हुआ? किसी भी सब्सटेंस को पुनः यूज करना। री का मतलब अगेन, यूज माने प्रयोग करना। और रिकवर का मतलब क्या हो गया? उसको डिस्कवर करना। जैसे कहने का मतलब क्या, उसके जगह कुछ और का इस्तेमाल करना, रिकवर। जैसे मान लो कि शादी ब्याह में पहले क्या होता था ना, प्लास्टिक के आता था, वो बोला कप चाय पिए वाला है कि नहीं, एकदम इतना बड़ा एक लोटा मिल जतो, ओका में ढरा जतो, गट गट पीत रहा, है ना, खाना को जो है पूरा चाय से पेट भर गलो एकदम से, बड़ा बड़ा लगता है, ठीक है।
अब एकरा रिप्लेस रिकवर किया गया, खोज किया गया, तो बोला कि नहीं, इसके जगह पे छोटा सा एगो कॉफी लियल है ना पेपर कप का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, पेपर कप का इस्तेमाल किया जाए, तो पेपर कप जो हो गया वो सुटेबल है और प्लस बायोडिग्रेडेबल है। समझ में आ रहा है? तो ये रिकवर हो गया खोज होने के बाद। अब पता है क्या पता लगाया जा रहा है कि ऐसा चीज का चाय का प्याला बनाना चाहिए जो इडिबल पार्ट से बना हो। इडिबल पार्ट का मतलब समझ रहे हो? ठूसे लाइक, है ना, खाने लायक। ठीक है ना, इडिबल का मतलब खाने योग, है ना, मतलब पहले उसमें चाय पीजिए और कुछ देर के बाद कुरकुरा के खा जाइए, है कि नहीं? ये ना कि अब प्याली में पीना, प्याली लपेट लेना, किसानी सर पढ़ाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, इडिबल पार्ट से वो बनेगा। जैसे या तो मान लीजिए ना, देखिए ऐसा वो मटेरियल रहना चाहिए, कोई ऐसा बिस्किट जैसे पाउआ रोटी हो ना, तो वो तो देखो गल जाए, उतना तो लगा ही भरेठ नहीं है कि नहीं, एकदम मारिए तो एकदम कर कर आवाज करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा पार्ट से उसको बनाना है कि चाय का क्वांटिटी माने एकदम पीते पीते चाय, अभी ना वैसे में लिमिट रहेगा कि उतना टाइम में आपको चाय पी जाना है, नहीं तो हाँ चाय रख दिया ऑफिस में, हाँ लो ये तो बह गया, पूरा लैपटॉप में चाय घुस गया, है कि नहीं, पता चलेगा लैपटॉप पे चाय पी लिया। ठीक है, तो इडिबल पार्ट वगैरह क्या होता है, यहाँ पे वैसा पार्ट से बनाया जाएगा खाने योग से जिसका मतलब मटेरियल में ड्यूरेबिलिटी रहे, ताकि चाय को कुछ देर तक स्टोर करे। हाँ लिमिट रहेगा, ये 5 मिनट में पी ले, न तो फिर बह जाएगा चाय, है कि नहीं। नया नया कोट पैंट पहनले रहेगा तो समझो तो, है कि ना, समझ जाओ कहाँ तक उसका चू जाएगा। ठीक है, तो ये इडिबल पार्ट से होता है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान देंगे, तो वेस्ट डिस्पोजल का 4 मेथड है ना, इसीलिए इसको बोलता है 4S। ठीक है ना, रिड्यूस कम कर देना, रिसाइकल प्रयोग करना। एक बार क्वेश्चन पूछा था बुआ दम, याद रखना, क्वेश्चन था व्हाई रीयूज इज बेटर देन रिसाइकल, है ना, ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाई रीयूज इज बेटर देन रिसाइकल, इस सवाल पूछा गया था, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI में था। सिंपल याद रखना, रीयूज इज बेटर देन रिसाइकल। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि देखो रीयूज में क्या होता है, कोई एनर्जी का वेस्टेज नहीं है कि नहीं, रिसाइकल करने में पूरा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। समझ गए? रिसाइकल करना, जैसे मान ले कोई प्लास्टिक, यही देखो हम चौक का डब्बा है, ये प्लास्टिक का डब्बा है, ठीक है, ये प्लास्टिक है। अब इसको प्लास्टिक के शेप देने के लिए क्या करेगा, पहले इसको गर्म करेगा, गर्म करके इसको मेल्ट करेगा, तो हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी नहीं रे, बताओ। यही मान लो कि चौक हमको इसको खत्म हो गया, अभी इसको हम बिक देंगे, ठीक है ना, तो रिसाइकल वाला रैक पीकर ले जाएगा, उसको रिकास्ट करेगा। अब है कि इसको हम रीयूज करें, खत्म हुआ फिर से चौक डालेंगे, खत्म हुआ फिर से चौक डालेंगे। तो रीयूज में मतलब क्या हो, किसी भी चीज को बार बार यूज करें तो वहां एनर्जी कंजप्शन नहीं है। लेकिन अगर इसको रिसाइकल करवाना है, पूरा देना है उसका, फिर से शेप को रिकास्ट करना है, तो वहां पे एनर्जी का कंजप्शन है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कौन सा, रीयूज इज बेटर देन रिसाइकल। सिंपल देख देना, रीयूज में नो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मैनेजमेंट, नो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिकास्टिंग, है ना, इसको शेप देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं रिसाइकल में, तो यहां पे एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कोई दिक्कत, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यहां एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, 4 यूज के बारे में मैंने बताया, कौन सा टेक्निक बढ़िया है, कौन सा खराब है, इसको भी देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। इसके बाद हम लोग का एक टॉपिक है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब देखो ये क्या होता है, सिंपली हम बताते हैं। देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन सिंपली कहा जाता है द एक्युमुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन इन टॉक्सिक सब्सटेंस, द एक्युमुलेशन in the level of toxic substance in organism, किसी भी ऑर्गेनिज्म में टॉक्सिक सब्सटेंस का जमा होना, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, ठीक है ना। तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस धीरे धीरे किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब जमा हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सिंपल याद रखना, द एक्युमुलेशन इन द लेवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो क्या हुआ, कंजप्शन होते चला गया, मतलब जमा होते चला गया, एक्युमुलेट होते चला गया एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रास है, एग्जांपल से समझो, कोई ग्रास है,
अब इस ग्रास में मान लो कि कोई कीटनाशक के दवाई हमने दिया, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए कीटनाशक ना कोबरा दिले रहता है ना, हरियर हरियर झोला पे निकलता हुआ और लिखा रहता है बच्चों की पहुंच से दूर रखे, है ना। बउआ के दवा मम्मी पाउडर लगा ला, है ना, वो पाउडर लगाओ तब तो फिर लगा ही लाइक ना रहा, ठीक है। तो ग्रास वगैरह आ गया, ठीक है। एक दिन देखे किसी टीचर को कि कोबरे वाला में लंच ले ले, हम ले, अरे गजब है, नीचे लिखा बच्चा के पहुंच से दूर, तो नहीं ई में ई चलता लंच वाला आता है ना कि बाल बच्चा नहीं खाएगा, अरे बकलोल आप भी खाए लायक नहीं रहिएगा, है कि नहीं। तो ग्रास हो गया। अब इस ग्रास को कंजप्शन किया गोट, है ना, और ई गोट का फिर कंजप्शन करता है लायन। तो मान लीजिए 10% लो, क्या कहा 10% के लॉस से तो आपको पता है कि एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। तो ये बोला ना कि ग्रास का जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होगा इसमें एक्यूमुलेट हुआ, फिर इसका इसमें एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे तो आप मान लो कि हम क्या करते हैं ना, कॉमन से बात, एक एप्पल खाएं, ठीक है। अब एक एप्पल खाएं तो जितना उसमें जो केमिकल सब्सटेंस वो टॉक्सिक सब्सटेंस जमा, फिर दूसरा खाएं कोई भी फ्रूट वगैरह, मान लो दाल भात भी खाते हैं तो मसूरी का भी उपजाऊ हुआ खाद छीट देता है ना। जितना भी आजकल हाइब्रिड वाला जितना भी फल फ्रूट मिल रहा है, तो बताओ कहीं ना कहीं तो वो तो टॉक्सिक सब्सटेंस जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही टॉक्सिक सब्सटेंस जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो यहाँ पे क्या करता है, दिक्कत काउज करता है, समझ रहे हैं। तो टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे ही जमा हो जाता है उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। चलिए अब हम लोग का मेन एक टॉपिक है जिसका नाम है ओजोन, ठीक है, जिसका नाम है ओजोन, ठीक है। वही हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में समझिएगा, ओजोन लेयर, है ना, ओजोन लेयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चैप्टर एकदम आसान है, जो भी इंपॉर्टेंट बात है हम बता दिए, वन शॉट ही है ही। अब आ जाओ ध्यान दो ओजोन लेयर के बारे में। देखो ओजोन लेयर है क्या, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, देखो इसको बोलते हैं शील्ड, क्या बोलते हैं, शील्ड ऑफ द एटमॉस्फेयर, शील्ड ऑफ द अर्थ। कवच जानता है ना, है ना, कर्ण के बारे में सुने कहानी, कर्ण, बाप रे बाप, सबसे दानवीर में सबसे बड़ा कर्ण था, है कि नहीं, अपना सुरक्षा कवच दे दिया था, कान के कुंडल दे दिया था, है ना, दान में, बाप रे। इसलिए बोला था कर्ण से बड़ा दानी कोई हो नहीं सकता। तो उन्हीं से को मोबाइल मांगे थे, किडनी निकल जाएगा, ओ माय गॉड मोबाइल, बताओ तो। और सुरक्षा कवच, लगता है कि तोहनी की सुरक्षा कवच वही है, सब ले लो, मेरा आंख ले लो, किडनी ले लो, लेकिन मोबाइल नहीं लो, हाँ तेरी के, ठीक है, मेरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा कीमती है। चलिए ओजोन होता है क्या है यहाँ पे समझिएगा। तो सबसे पहले ये जो ओजोन जहाँ पे पाया जाता है उस एटमॉस्फेयर का लेयर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्पेलिंग देख लेना तो नहीं, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं जहाँ पे ओजोन पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मान लो ये हमारा अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर जो चारों तरफ अर्थ के जो घेरता है, ब्लैंकेट लेयर ऑफ एयर, और एक बाहर सन है, समझ में आया, ये है सन। तो पता है सन से जो किरण निकलता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे। कौन सा रे, अल्ट्रा वायलेट रे, है ना, अल्ट्रा वायलेट रे। यही क्या होता है जो स्ट्रेटोस्फेयर माने एटमॉस्फेयर के बाहर वाला जो हिस्सा है स्ट्रेटोस्फेयर, एकरा से जब किरण आता है तो ओजोन छान करके पृथ्वी पे सेंड करता है, समझ गए ना। आज यही कारण था ना कि जो हमारा मानव एक्टिविटी जो प्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या कर रहा था, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा करके ओजोन में छेद कर रहा था, ठीक है ना। इसीलिए क्या हुआ था, ओजोन के छेद होने के कारण, इसलिए बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन, समझ गए, डिग्रेडिंग। अभी बनता कैसे लोहा, देखो अब ओजोन के बारे में तुमसे कोई पूछा ओजोन का निर्माण कब होता है, समझो तो देखो जब ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मतलब एटम से कंबाइन होता है तो O3 बनता है, यही है ओजोन, ठीक है। बात देखिए आर्यन, बात नहीं, ठीक है। ओजोन क्या बता रहा है, तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देन इट फॉर्म O3, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। यही क्या है, ओजोन है हमारा, ठीक है, ये है हमारा ओजोन, ठीक है। और ये ओजोन क्या करता है, प्रिवेंट करता है कौन सा किरण को, तो अल्ट्रा वायलेट जो किरण पहुंचता है अर्थ पे उसको फिल्टर करने का काम करता है ताकि हम लोग को बड़ बीमारी नहीं होगा, ठीक है ना। जब भेन अल्ट्रा वायलेट रे यहाँ पे जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, इसको मतलब फिल्टर कर देने का काम करता है ना, ये प्रिवेंट करता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ किसका, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का फंक्शन क्या क्या है, ओजोन लेयर का फंक्शन क्या क्या है, तो सबसे पहला जो फंक्शन होगा, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्किन कैंसर, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम स्किन कैंसर, प्रोटेक्ट फ्रॉम स्किन कैंसर, स्किन कैंसर से बचाता है।
इसके बाद तुम याद रखना ये प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है, सुरक्षा कवच का काम करता है, प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है, सुरक्षा कवच का काम करता है। एक और याद रखना, अगर फिल्टर होकर के किरण नहीं ना आएगा सूरज का, देन इट में लीड टू द काउज ऑफ कैटारेक्ट, तो कैटारेक्ट से भी बचाता है जी, है ना। कैटारेक्ट, अगर सूरज के किरण फिल्ट्रेट होकर के नहीं आएगा तो कैटारेक्ट को भी मतलब हार्मफुल मतलब क्रिएट कर सकता है। इसके बाद जो अगर फिल्टर होकर के नहीं आएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सूरज का जो किरण है वो फिल्टर होकर के नहीं आएगा, तो इट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर, इट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो पानी में रहने वाला जलीय जीव वगैरह जो हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उसके लिए भी हानिकारक हो जाता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए भी हानिकारक होता है। इसके बाद जो हमारा है वो एक मतलब ये मेन हो गया ओजोन के बारे में। एंड आई होप एक क्या बोलते हैं, एक प्रोग्राम है UNESP था शायद, क्या नाम है उसका, हाँ UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत में, है ना, इन्होंने क्या कहा कि आप शपथ लो। देखो जैसे कि आप हमारे गांव इस समय क्षेत्र में पंचायत सब रहता है ना, वहाँ पे एक सोसाइटी में NGO काम करता है जिसको बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो आएगा, हम लोग NGO के तरफ से हैं, आप जितना पेड़ लगाइए, जितना कचरा फैलाइए, जितना कचरा कम फैलाइए, है कि नहीं, इस तरीका से बात आएगा, जनता को मोटिवेट करेगा, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत में शपथ लिया गया कि अब हम लोग CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका उत्पादन कम करेंगे, ठीक है ना, इस पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि देखो बी मस्ट बी इको फ्रेंडली, हम लोग को इको फ्रेंडली होना चाहिए। आज पता है कार वगैरह में बुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड ये सब देता है ना, तो पता है कार के अंदर में एक मशीन लगाया जाता है जिसका नाम है कैटालाइटिक कन्वर्टर, याद रखेंगे कैटालाइटिक कन्वर्टर। ई कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है जो भी पॉइजनस गैस निकलता है ना उसको हार्मलेस गैस में, कार्बन के रूप में और ऑक्सीजन के रूप में निकाल देगा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा था, जो CO निकल रहा था, वो कार्बन को अलग ऑक्सीजन को अलग निकालता है। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर वगैरह, तो उसी प्रकार से जितना भी AC फ्रिज रेफ्रिजरेटर वाला मटेरियल है, हेयर स्प्रे में CFC का मात्रा रहता है ना। लड़कियां लगाई ओ माय गॉड माय ब्लूमिंग हेयर, अरे ब्लूमिंग हेयर, है ना, बट ठीक है वो ब्लूमिंग हेयर है सारा चीज, ये सब करने से तो चक्कर में आप CFC का प्रोडक्शन कर रहे हैं, है कि नहीं। ये तुम्हारा मान लो इसी करके अब सब जितना भी लड़की सब तो शौकीनदारे टाइप के है, वही मार मार के पूरा एकदम से, है कि नहीं। अब पता चला कि उधर इन्वायरमेंट घोलट रहा है कि नहीं, ध्यान तो है नहीं। तो बी मस्ट बी इको फ्रेंडली, हम लोग को इको फ्रेंडली होना चाहिए। आई होप ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखेंगे CFC क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है ना, ये सारा चीज़ उसी के कारण मतलब कि ओजोन का जो लेयर है वो डिप्लेट हो रहा था। आई होप आपको समझ में आया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फुल कॉन्सेप्ट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।